हाँ, तो देखिए आज हमको पढ़ना है फॉर्मल चार्ज। क्या पढ़ना है? फॉर्मल चार्ज। हाँ, तो देखिए फॉर्मल चार्ज होता क्या है। कभी कभी कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जिनमें एलिमेंट्स के एटम्स के ऊपर चार्ज आपको प्रतीत होगा, दिखाई देगा। और कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं कि जिनमें एटम्स के ऊपर चार्ज दिखाई नहीं देगा, लेकिन वहां पर कोई न कोई आवेश जरूर होता है, भले ही वो आपको अदृश्य हो। लेकिन बात किसकी चल रही है? ध्यान रखना इस बात को कि फॉर्मल चार्ज आप तभी बता सकते हैं जब आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर पता हो। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में ही आपको फॉर्मल चार्ज बताना पड़ता है। तो पहले इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए। किसी या कोई भी कंपाउंड हो सकता है, चाहे एलिमेंट, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, चाहे एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, मतलब मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। तो किसी मॉलिक्यूल के लुईस डॉट स्ट्रक्चर में प्रत्येक एटम पर उपस्थित आवेश को फॉर्मल चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज को फॉर्मल चार्ज ही कहते हैं, फॉर्मल आवेश। ठीक है, यानी एक प्रकार से फॉर्मेलिटी हो रही है यहां से, औपचारिक फॉर्मल आवेश। तो फॉर्मल को फॉर्मल ही यहां यूज किया जाता है। अब देखिए, किसी मॉलिक्यूल के लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले कोई मॉलिक्यूल होगा उसका क्या बनाएंगे? लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर उस स्ट्रक्चर में जितने एटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं सभी एटम्स का हम चार्ज निकालेंगे, मतलब इंडिविजुअल एटम का चार्ज निकालना है। और प्रत्येक एटम का जो चार्ज अलग अलग जो चार्ज होता है उसको हम फॉर्मल चार्ज कहते हैं। हम पूरे कंपाउंड के मॉलिक्यूल के चार्ज की बात नहीं करेंगे। मॉलिक्यूल में जितने एटम हैं सभी एटम्स का अलग अलग यहाँ चार्ज निकाला जाएगा। अब ये प्रश्न ये है कि चार्ज निकाला कैसे जाएगा, तो इसके लिए आप यहाँ ट्रिक लिख लीजिए। मैं शॉर्ट में एक फार्मूला लिखता हूं। देखिए, फॉर्मल चार्ज को मैं यहाँ F लिख देता हूं। ठीक है, फॉर्मल चार्ज को F लिख देता हूं, इसे V लिख देता हूं, -n और यहाँ L लिख देता हूं। V -n -L। अब इनमें से अलग अलग हम समझ लेते हैं कि इनका अर्थ क्या है। फार्मूला देखिए कई तरह से दिए हुए हैं, लेकिन ये फार्मूला हमारे लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा और शॉर्ट रहेगा। कुछ भी ज्यादा सोचने की आवश्यकता इस फार्मूला में नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं इसको इस तरह सेट किया हूं। हम F का मतलब ये समझ लेते हैं, फॉर्मल चार्ज। F क्या बेटा? फॉर्मल चार्ज है। ये जो V लिखा है, V उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, ये लिखना है। ध्यान रहेगा, आता है नहीं? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके बाद आता है N। N क्या है आपका? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहेंगे इसे? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स।
फॉर्मल चार्ज को फॉर्मल चार्ज कहते हैं हिंदी में, परिभाषा मैंने लिख दिया ना, ठीक है। अभी मैं बीच में भी समझा दूंगा, अब देर से आएगा, थोड़ा सा रुको। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, अब जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, उनको हम और क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब लास्ट में क्या बचा, एल। एल का मतलब हम ये मान लें लाइंस, लाइन की संख्या। अब लाइन एक प्रकार से हम किसको यहां मानते हैं, एक प्रकार से बॉन्ड को मैंने यहां लाइन जैसा शब्द इस्तेमाल किया, ठीक है। लाइन, जितनी लाइन वहां लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर में दिखेंगी तो इसको हम यहां कहेंगे बॉन्ड। अब ये यदि बॉन्ड है तो बॉन्ड में कितने, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यदि मैं कहूं कि वो 2 इलेक्ट्रॉन में से एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो 2 का आधा ही तो होगा। सीधी सी बात हम ये कह सकते हैं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ए और बी है, मान लिया कोई एटम है, इसके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं यहाँ क्या बताना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉन ऐसे कितने हैं जो शेयर किए गए, ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहा, और ये कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मान लो एक एटम ए है और एक एटम क्या है, बी है, तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एक के द्वारा कितने शेयर किए गए, तो 2/1, सॉरी 1/2, तो हम 2 गुणे 1/2 कर देंगे, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। अब जो यहाँ पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखना पड़ता है, तो हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जगह पर डायरेक्ट ये सब क्यों बवाल करें कि हम मल्टीप्लाई करें फिर डिवाइड करें, कोई जरूरी नहीं है। हम शॉर्ट में सीधे लाइन देख लेना, किस एटम के 2 से जब आप भाग दें तो आंसर कितना आया, तो 1 आया, तो इसका मतलब हम एक सीधे लाइन ही बता दें कि 1 लाइन आएगी, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया इसके द्वारा। इसके इधर क्या है, 1 लाइन दिख रही है, तो इसका मतलब इसके द्वारा भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया। तो इसमें आपको ज्यादा कुछ ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बुक में बहुत सारे फार्मूला अलग अलग दिए हुए हैं, तो मैं इसको शॉर्ट में एक नया फार्मूला अपने हिसाब से सेट किया कि ताकि इजी लगे। नहीं, उसमें यहाँ लिखा है S × हाफ, ऐसा लिखा है, मतलब S को 2 से, शेयर इलेक्ट्रॉन और शेयर इलेक्ट्रॉन को 2 से डिवाइड किया जाए तो एक एटम क्या आएंगे, जो एक एटम क्या आ रहे, तो हम सीधे संख्या ही बता दें कि लाइन कितनी खींचे, बस वही मान लेना है। तो फॉर्मल चार्ज किसका निकाला जाता है, पूरे मॉलिक्यूल से, मतलब नहीं, मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है प्रत्येक एटम का फॉर्मल चार्ज हमें निकालना है। हम एक एग्जांपल लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। ये आप देखिए O3 है ना, ये O3 में कोई चार्ज दिख रहा है, ध्यान से देखना, इसे कोई चार्ज नहीं दिख रहा, लेकिन मैं यहाँ पर इसका एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये O है, O3 का स्ट्रक्चर आप बना चुके हैं। आपने O3 का जो स्ट्रक्चर बनाया था इस तरह बनाया था, डबल बॉन्ड O और ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए थे ना, तो ऐसा भी बना सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता भी आगे आपको पता चलेगा जब हम हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पढ़ाएंगे, तब आपको क्लियर होगा। तो इसका स्ट्रक्चर हमने ऐसा बना दिया। अब देखिए, मैंने आपसे बताया था कि किसी में भी हमें क्या करना है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बताना है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बताना है, तो कैसे बताते हैं। तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन ये शेयर्ड हो चुके हैं, और इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, एक लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लाइन है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अभी शेयर्ड हैं। हमें और कितने चाहिए, 4 और चाहिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन हम इस तरह यहाँ रख दे, इसके 8 पूरे हो गए। इस ऑक्सीजन की बात करें तो 2 2 4, 4 ये हो गए, 2 इस साइड है, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए ना। 2 इलेक्ट्रॉन आपको और रखना है, डायरेक्ट भी रख सकते हैं ना, ऐसा बताया था। बाकी आप लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर बना लेंगे, बनाना सिखा दिया था मैंने। अब ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, तो 2 2 4 और 2 6 हो गए, तो 6 यहां पर भी हो गए, ठीक। अब इसमें कितने ऑक्सीजन आपको दिख रहे हैं, ध्यान से देखना, इसे फॉर्मल चार्ज है निकालना है। इसमें 3 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, और आप बताइए क्या तीनों ऑक्सीजन में कोई चार्ज है, हमको अभी तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन प्रत्येक एटम में हम अलग अलग चार्ज निकालेंगे और देखते हैं कितना होता है।
मान लेते ये आपका पहला नंबर का एटम हो गया, ठीक है, ये कौन से नंबर का और ये कौन से नंबर का, तीसरे नंबर का ऑक्सीजन एटम हो गया। तीनों ऑक्सीजन एटम का हम अलग अलग चार्ज निकालेंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑक्सीजन में फार्मल चार्ज कितना होगा, हमने अभी आपको बताया फार्मूला, फार्मल चार्ज इक्वल होता है V माइनस N माइनस L। अच्छा, इसको याद करने का मैं तरीका बता देता हूं। जैसे हमने बर्नाल सुना है, तो बर्नाल कब लगाया जाता है, जब हम बर्न हो जाते हैं, कहीं पर यदि बर्न हो गया तो हम उसमें बर्नाल लगाते हैं। बर्नाल मान लिया, हो सकता है स्पेलिंग बर्न BURN होता है, AB वाली B से शुरू होगा, लेकिन मैं वो वाला नहीं शुरू, मैं बर्नाल एक शब्द ले रहा हूं, उसका उच्चारण ले रहा हूं। जब कोई ऐसी बात पड़ जाती है, फायर से रिलेटेड कोई बात पड़ जाती है, तो वह मैं F को क्या मान लेता हूं, फौरन वर्नाल लगाओ, ठीक है, ये ध्यान रखना, फौरन वर्नाल लगाओ। अच्छा, बर्नाल को मैं वर्नाल कह रहा हूं, समझ रहे हैं ना, मैं बी एबी वाली भी नहीं, मैं वहां पर बी शब्द इस्तेमाल करूंगा, वर्नाल लगाओ। अब फौरन वर्नाल लगाओ का मतलब क्या, पहले बी बताना है, फिर एन बताना है और फिर एल बताना है, बीच में माइनस है, बस इतना ध्यान रखना, आपको फॉर्मल चार्ज मिल जाएगा। मैं कौन से ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, फर्स्ट ऑक्सीजन की। तो F इक्वल, चलिए V का मतलब मैंने अभी क्या बताया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो भाई कितना है, पहले ऑक्सीजन में, कोई भी ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। कैसे, बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो कितने में रख दूंगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जगह 6 रख दिया, माइनस N। N क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताइए इस ऑक्सीजन में कितने हैं, 4 है ना, तो आप यहां रख दीजिए, ये 4 रख दिया, फिर माइनस वर्नाल लगाओ, L आया। तो L मतलब क्या है, लाइन की संख्या, मतलब रेखाओं की संख्या। तो इस ऑक्सीजन के चारों तरफ कितनी लाइन दिखाई दे रही है, 2। लाइन का मतलब यहाँ बॉन्ड है, तो मैं उसको लाइन लिख देता हूं, तो यहां पर मैंने लिख दिया 2। अब बताओ भाई आंसर कितना आया, 4 2 6, ये नेगेटिव हुआ और ये 6 पॉजिटिव, आंसर 0 आए। इसका अर्थ ये हुआ कि फर्स्ट ऑक्सीजन में कोई चार्ज नहीं है। क्लियर। अब बचा कौन सा, दूसरा ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो सेकंड ऑक्सीजन होता है उसमें भी इसी तरह लिखिए, F इक्वल, हाँ क्या होगा फार्मूला, फौरन वर्नाल लगाओ, तो वर्नाल लगाओ, हो गया। अब इसमें देखिए पहला क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ये थोड़े ना बदलेंगे, तो आपने लिख दिया 6 माइनस। अब सेकंड ऑक्सीजन में देखिए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 रख दीजिए, माइनस। सेकंड ऑक्सीजन में लाइन कितनी दिख रही है, इससे अटैच्ड लाइन 1 2 3 दिख रहा है ना, आपको यहां 3 रख देना है। अब बताइए आंसर कितना आया, 5 हो गया, 6 ये है, तो पॉजिटिव में आए ना, +1। इसका मतलब है कि सेकंड ऑक्सीजन में कितना चार्ज है, +1 है, जो हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक। और मैं अभी बताऊंगा कि ऐसा होता कि नहीं होता। फिर इसके बाद तीसरे ऑक्सीजन का इसी तरह निकालिए आप, थर्ड ऑक्सीजन निकालिए। तो इसमें भी देखिए हम फार्मूला लिखेंगे, F इक्वल होता है क्या, V माइनस N माइनस L। तो बताइए बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, माइनस, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें देख लीजिए, ये देखिए है ना, 2 2 4 2 6। तो आप यहां रख देंगे 6 माइनस। अब L क्या है, लाइन की संख्या, रेखाओं की संख्या कितनी है, तो इस ऑक्सीजन के साथ देखा केवल एक ही लाइन अटैच्ड है, तो आप यहां लिख देंगे 1।
अब आपका आंसर कितना आया? -1 आया। अब सभी को टोटल ऐड कर देंगे। पहले ऑक्सीजन में 0 है, आपने पहले देखा है ना, इसमें 0 है, इसमें +1 है और इसमें -1 है। सबको जब ऐड कर देंगे तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। पूरे मॉलिक्यूल का कोई चार्ज आपको यहां नहीं दिखा, लेकिन इंडिविजुअल एटम में आप देखते हैं कोई ना कोई चार्ज आपको मिला। अब आपने ये डिसाइड किया कि ऑक्सीजन यहां पर है, यहां डबल बॉन्ड है और आपने कहा इसमें प्लस है और इसमें क्या है? हमने आपसे बताया था एनसीईआरटी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाता, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या था? सिंगल बॉन्ड और प्लस माइनस का मिला जुला रूप। यदि मैं प्लस माइनस बना देता हूं तो फिर मुझे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर मैं इसमें प्लस नहीं रखा था, माइनस नहीं रखा था, इसलिए मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड वहां बनाया था। और ये हो गया आपका ऑक्सीजन। बाकी इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, याद है कि नहीं याद है? इस तरह ये प्रोसेस होती है। तो यहां अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की आवश्यकता, क्योंकि उसने बता दी यहां पर प्लस है फॉर्मल चार्ज और यहां पर कौन सा चार्ज है? -1 है। नोट कर लो। हाँ, तो हम इसका क्या करें, फॉर्मल चार्ज का महत्व भी समझ लेते हैं। इसकी आवश्यकता हमें कब पड़ती है? जैसे कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड के कई तरह के स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हो। कई स्ट्रक्चर पॉसिबल, आप कहते सर ऐसा भी बनाया जा सकता है, ऐसा भी बनाया जा सकता है। तो जितने भी स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, तो उनमें से जिस कंपाउंड का यानी जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मल चार्ज कम होगा वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल माना जाएगा और उसी स्ट्रक्चर को ही प्रिफर किया जाएगा। मतलब इसका महत्व यह है कि किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को निर्धारित किया जा सकता है। लिख लो यहां, किसी कंपाउंड की यानी कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी, किया जा सकता है। हो गया। जैसे कि हम यहां पर ये देखते हैं कि जिस कैसे बहुत सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, तो उनमें से जिस स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्ज कम होता है, यानी एक प्रकार से सभी एटम को जोड़ करके जो फॉर्मल चार्ज है, फॉर्मल चार्ज कम होता है, वह क्या होता है? अधिक स्टेबल होता है। ठीक है। दूसरा, यदि मान लिया कि दो स्ट्रक्चर आपके पास हैं, इसमें भी सेम फॉर्मल चार्ज आ रहा है और इस वाली संरचना में भी सेम फॉर्मल चार्ज आ रहा है। पहली बात तो हमने उनको कंपेयर किया कि इस संरचना का फॉर्मल चार्ज कम है और इसका ज्यादा है। तो जिस संरचना का फॉर्मल चार्ज इस तरह कैलकुलेट करने से कम आए, आप कह दोगे कि ये हमारे लिए यही संरचना स्टेबल है और ये ज्यादा प्रीफर की जाएगी। मान लेते हैं दो ऐसे स्ट्रक्चर हैं कि इसका भी फॉर्मल चार्ज और इसका भी फॉर्मल चार्ज सेम आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में उनके साथ जो एटम रखे हैं, तो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर माइनस चार्ज उपस्थित होना चाहिए, यही तो उचित होगा। और उस मॉलिक्यूल में जो एटम है यदि अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, या पॉजिटिव नहीं है तो कम नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। इस तरह आपको इसमें बताना है। सॉरी, कम यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। लिखिए, अधिक इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम पर क्या होना चाहिए? कौन सा चार्ज? नेगेटिव फॉर्मल चार्ज और बोलिए
लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम पर कौन सा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज। वाली संरचना क्या होगी? अधिक स्टेबल होती है। ठीक है, अब मान लेते हैं ये कंडीशन भी हमारे पास नहीं आ रही है। हमने इसको भी कंडीशन को देख लिया कि अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज है। ये ऐसी कंडीशन दो स्ट्रक्चर में पाई जा रही है। तो हमको ये बताना है कोई भी दो पड़ोसी परमाणु होंगे, उन पड़ोसी परमाणुओं पर सेम चार्ज नहीं होना चाहिए। दो पड़ोसी परमाणुओं पर यदि सेम चार्ज नहीं है तो वही स्टेबल होगा, और दो पड़ोसी परमाणुओं पर यदि सेम चार्ज है तो उस संरचना को आप स्टेबल नहीं मानोगे। ठीक है, लिखिए दो पड़ोसी परमाणुओं पर सेम चार्ज नहीं होने पर संरचना यानी स्ट्रक्चर अधिक स्थायी मानी जाती है। ठीक है, एक पॉइंट हम ऊर्जा से रिलेटेड बता देते हैं। जिस कंपाउंड का थर्मल चार्ज ज्यादा होगा उस कंपाउंड की ऊर्जा भी ज्यादा होगी, और जिस कंपाउंड का थर्मल चार्ज कम होगा उस कंपाउंड की ऊर्जा भी कम होगी। कहने का तात्पर्य कि जो एनर्जी होती है वो किस बात पर डिपेंड करती है? थर्मल चार्ज पर। और जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी वो डिपेंड करती है एनर्जी पर। इसको थोड़ा समझना बेटा। मान लेते हैं कोई ऐसा कंपाउंड है जिस कंपाउंड का थर्मल चार्ज ज्यादा है, और यदि थर्मल चार्ज ज्यादा है तो उसकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगी। और सोचिए जरा, जिसके पास एनर्जी होगी वो स्टेबल नहीं होगा, इधर उधर दौड़ रहा होगा, कहीं जा रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा। क्योंकि वो स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं इसका अपोजिट बोलूं, यदि किसी का थर्मल चार्ज कम है तो उसकी एनर्जी भी कम है, और यदि किसी की एनर्जी कम है तो जब किसी की एनर्जी कम हो जाती है तो दौड़ेगा थोड़े नहीं, वो जाकर के एक जगह बैठ जाएगा, मतलब स्टेबल हो गया। ठीक, जैसे आप लोग व्रत रखते हो, 9 दिन का व्रत रखते हो, तो उसके दिन क्या होता है? 10वें दिन आपको लगता है कि नहीं भाई हमको इधर उधर नहीं जाना, हमें रेस्ट करना, तो आप क्या करते हो? कह सकते हैं कि जब एनर्जी नहीं रह जाती है तो आप स्टेबल हो जाते हो कुछ समय के लिए। जैसे टाइफाइड हो गया, कुछ भी हो गया, तो फिर आपकी एनर्जी नहीं रह जाती तो आप जाकर के बैठ जाते हो, रेस्ट करते हैं ना। तो रेस्ट कौन कर रहा है? स्टेबल कौन करेगा? जिसकी एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। या हम लास्ट में ऐसा भी कह सकते हैं 1/, थर्मल चार्ज। क्यों? क्योंकि ये तो दोनों इक्वल प्रोपोर्शनल होते हैं। तो थर्मल चार्ज यदि ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, और यदि एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी। दूसरी बात, थर्मल चार्ज कम है तो एनर्जी भी कम होगी, और एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो हम किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को या तो थर्मल चार्ज के द्वारा पता कर सकते हैं, और या तो किसके द्वारा पता कर सकते हैं? एनर्जी के द्वारा। थर्मल चार्ज के द्वारा पता करने तो आपने क्या बताया, जैसे बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, उन स्ट्रक्चर में जिस स्ट्रक्चर का थर्मल चार्ज कम होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक, नोट करो।